अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खुरम जावेद। जज्बा तालीम के प्रोग्राम में इससे पहले हम मैथ के 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। वो 8 के 8 अलजबरा से रिलेटेड चैप्टर्स थे। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ पुरानी बातें। वो नए कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ज्योमेट्री वैसे तो 4th 5th क्लास से स्टार्ट करवा दी जाती है बच्चे को, ताकि वो सीख सके कि लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है। चलें हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। बेसिकली ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 जो कि अलजबरा का आखिरी चैप्टर था, हम उसके अंदर भी कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन की बातें कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर क्योंकि हमने पॉइंट्स को फिर से ड्रॉ करना है ग्राफ के अंदर, ग्राफिकल मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन इस बार ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट लाइंस होंगी, सिंपल प्लेन होगा जिसके ऊपर आपने लाइंस को ड्रॉ करना होगा। चैप्टर के स्टार्ट में हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंडिंग का फार्मूला है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हों जो कि प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए गए हों तो हम उनका डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। सिंपल सा टेक्निक है। एक प्लेन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स लोकेट किए गए हों, लेट्स सी x1 y1 और x2 y2, तो डेफिनेटली दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, दरमियानी फासला हमें तभी मालूम होगा जब पहले पॉइंट में से दूसरा पॉइंट माइनस किया जाएगा। मसलन अगर आपके पास 10 रुपये हों और उससे पहले 2 रुपये हों तो दरमियान में आपके पास कितने पैसे होंगे? 8 रुपये। 10 में से अगर 2 को माइनस कर दिया जाए तो 8 रुपये बचते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट हो और एक यहाँ पे पॉइंट हो तो इनके दरमियान में कितना फासला है, तो उन दोनों पॉइंट को आपस में हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास उन पॉइंट्स का फासला आ जाएगा। एक प्लेन है लेट्स सी के एक्स वाई, उसके ऊपर हमने पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए जब डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास उनके पॉइंट्स 2 हैं और उनके फिर आगे से 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि x1 और x2, y1 और y2। हमने x2 में से x1 फाइंड माइनस करना है और y2 में से y1। मतलब x कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट है वो x में से और y कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट है वो y में से। इंटरमिक्स नहीं करेंगे हम। इस तरीके से x2, x और y, यानी कि अगर हम x डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो x2 माइनस x1 और y डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो y2 माइनस y1, उनको सबट्रैक्ट करने से हम x और y को फाइंड आउट कर सकेंगे। हम जो 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं डेफिनेटली हम उनको कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। लेट्स सी के y2 माइनस y1 इज इक्वल टू nq एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल टू pn। हमने इनको जस्ट नेम दिया है। इनके दरमियानी फासला अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें तो डेफिनेटली उसके अंदर भी यही था, हालांकि आएगा वो बाद में, लेकिन 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस किया जा चुका है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर भी हमारे पास जो 2 दरमियानी फासला होता है उसका हम स्केल लेके अंडर रूट लेते हैं तो हमें दरमियान वाला फासला फाइंड आउट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम जब 2 चीज़ों के दरमियानी फासले को फाइंड आउट करेंगे तो उनके पॉइंट्स को डिस्टेंस का स्केल लेके उनको जमा करके अगर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास उनका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। जैसा कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, अगर हमने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो x2 को x1 को x2 में से माइनस करेंगे और y1 को y2 में से। उनको माइनस करने के बाद उनके डिस्टेंस का हम स्क्वायर लेंगे, उनको जमा करेंगे और अंडर रूट लेंगे ताकि हमारे पास d की वैल्यू आ जाए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि डिस्टेंस फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास यहाँ पे 4 एग्जाम्पलेटरी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं और उनके आगे से 4 सब पॉइंट्स हैं। मसलन कि हमारे पास P एंड Q है। इस P एंड Q का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे कि y2 में से y1 और x2 में से x1 हम निकाल देंगे। मसलन x2 माइनस x1
x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1। उनका डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर ले लिया, ऐड कर दिया, फिर उनका अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंगली डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से एस आर यू वी एंड पी क्यू। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। हम पी और क्यू, तरतीब हमारी पी से क्यू की तरफ है, लेकिन हम जब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो क्यू की x2 को पहले और p के x1 को बाद में उसमें से माइनस कर रहे हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डिस्टेंस फ्रॉम p टू q है, और हम उस तरह उसका p और q का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि p पॉइंट पहले आ रहा है, q बाद में आ रहा है। डिफरेंट शेप्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में एक जैसी है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। इक्विलेटरल, इक्वल लेंथ, नाम से ज़ाहिर हो जाता है, इक्वल ट्रायंगल कहलाएगी। An isosceles triangle. An isosceles triangle PQR is a triangle which has two of its sides with equal length while the third side has a different length. मतलब कि दो साइड्स की तो लेंथ इक्वल है लेकिन थर्ड साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। Right angle triangle, a triangle in which one of the angle has measure to equal 90 degree is called right angle triangle. हमारे पास टोटल एंगल्स हाफ प्लेन के अंदर 180 डिग्री एंड फुल एंगल 360 डिग्री होते हैं। हमने 180 के हिसाब से अगर हाफ प्लेन है, हाफ सर्कल प्लेन है, तो उसके अंदर 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री यानी कि 180 बन जाता है। अगर इसमें से हमारा एक एंगल भी 90 डिग्री है तो हमारे पास वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। इसके अलावा हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल है। अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ ऑल द थ्री साइड आर डिफरेंट, यानी कि तीनों की तीनों साइड ही डिफरेंट है, जबकि इससे पहले जो ट्रायंगल थी उसमें तीनों की तीनों साइड सेम थी। ये जिन साहब की आप तस्वीर देख रहे हैं ये पाइथागोरस साहब हैं जिन्होंने के पाइथागोरस थ्योरम डेवलप किया था इन 580 BC उस वक़्त। तब से ये थ्योरम हम पढ़ते चले आ रहे हैं जिसके मुताबिक अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्योंकि हमारे पास तीन साइड्स होती हैं हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, तो हम इन तीनों साइड में से एक साइड का स्क्वायर लेंगे प्लस दोनों साइड को डिफाइन कर देंगे और हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। इसके अलावा किसी एक का भी हमारे पास वैल्यू गिवन है तो तीसरे की वैल्यू या दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिपेंड करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आती है। सम टाइम हमारे पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स, क्योंकि किसी भी फिगर के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स गिवन होते हैं तो हमारे पास 2 साइड या 1 एंगल, 2 एंगल या 1 साइड। बेसिकली ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है जो कि आगे जाके आएगी, मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। हम आगे चलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब कि ऐसे पॉइंट जो कि सेम लाइन के ऊपर लोकेट कर किए जा सकते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। 2 or more points than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points. ऐसे पॉइंट जो कि सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लोकेट किए जा सकें वो कोलिनियर पॉइंट्स लाते हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर। अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर, अगर तो वो लाइन के ऊपर नहीं है तो फिर वो कोलिनियर भी नहीं है। लेट पी क्यू बी अ लाइन देन ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन एम आर कोलिनियर। हमारे पास एक लाइन है पी एंड क्यू, इसके ऊपर लगाए जाने वाले जितने पॉइंट्स वो सब के सब कोलिनियर होंगे, उसी लाइन के ऊपर हैं, ऑल आर कोलिनियर, एक ही लाइन के अंदर।
In the given figure, the point P and Q are collinear with respect to the line M and the points P and R are not collinear with respect to it. मतलब कि point P and Q collinear हैं with respect to the M, यानी कि P and Q collinear हैं with respect to the M, जबकि P और R are not collinear with respect to it, और P और R collinear नहीं है, एक लाइन के अंदर नहीं है. Use of distance formula to show the collinearity of 3 or more points in the plane. Let's see कि हमारे पास different points हैं, हमने उनकी collinearity चेक करनी है कि वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूले से उनके आपस के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो क्लीनियर हैं या नहीं हैं. लेट्स सी कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं P, Q, R with the 3 points in the plane. They are called collinear if and only if P and Q plus QR is equal to PR. Otherwise they are non-collinear. मतलब मैं इसको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ. हमारे पास ये एक लाइन है जिसके अंदर 3 पॉइंट्स P, लेट्स सी कि Q यहाँ पे कहीं पे है और R यहाँ कहीं पे है. हमें वो ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होने चाहिए, यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए. मतलब कि हमने इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं एंड पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर. ये वो चीज़ है जो वो हमें प्रूव करने को कह रहा है. अब हमने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास तीनों पॉइंट्स गिवन हैं. हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पहले P और Q का. P और Q का हमने डिस्टेंस फाइंड किया, x2 को x-1 में से माइनस किया और इसी तरह y2 को y में से माइनस किया, तो हमारे पास 2√5 आता है. इसके बाद हम Q और R का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. इसी तरह x2 में से x1 माइनस किया, y2 में से y1 माइनस किया, तो हमारे पास √5 आ जाता है. फिर हम P और R का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद भी सेम इसी तरीके से हमारे पास √3 आ जाता है. अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास ये इसी तरह QS का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी हमारे पास ये आ जाता है √17. PQ प्लस QS इज नॉट इक्वल टू PS. क्यों? इसलिए कि अगर हम PQ और QS इनके अगर डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो PS के इक्वल नहीं बन रहा. इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो तीसरे के साथ मुताबिकत नहीं रख रहे, उसके साथ वो कोलिनियर नहीं है. आगे आ जाएं. Therefore, the points P, Q and S are not collinear and hence the point P, Q, R, S are also not collinear. मतलब कि जब दो पॉइंट तीसरे पॉइंट के साथ कोलिनियर नहीं हैं तो तीनों पॉइंट चौथे पॉइंट के साथ भी कोलिनियर नहीं होंगे, उनके डिस्टेंस भी डिफरेंट होंगे. A closed figure a plane is obtained by joining the 3 collinear points is called a triangle. अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर हैं, क्लोज फिगर जनरेट कर रहे हैं, तो वो ट्राइंगल कहलाएगी. In the triangle ABC, the non-collinear points AB and C are 3 vertices of the triangle ABC. और इस ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स हैं आपकी AB, BC, BA, ये बेसिकली आपकी 3 साइड्स बन जाती हैं. इसी तरह इनके वर्टिसेस बन जाते हैं. वर्टिसेस बेसिकली आपके ये पॉइंट हैं जो कि लाइन सेगमेंट जनरेट कर रहे हैं. The line segment of AB, BC and CA are called sides of the triangle and A, B and C are the 3 vertices are the 3 points of that triangle. मतलब कि ये आपकी sides हैं और ये आपके vertices हैं. हम आगे बढ़ते हैं. Using distance formula to show the given 4 non-collinear points from a square. हमें कहा जाता है कि आप डिस्टेंस फार्मूले को यूटिलाइज करें 4 पॉइंट्स के ऊपर टू फॉर्म अ स्क्वायर, कि क्या वो स्क्वायर बनता है या नहीं. देखिए, स्क्वायर तभी बनता है जब आपकी चारों साइड्स इक्वल हों.
चारों की चारों साइड्स इक्वल हों, तो डेफिनेटली अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। हम देख लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए बी के ऊपर, बी सी के ऊपर, सी डी के ऊपर और डी ए के ऊपर। जब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए बी के अंदर हमने 2 - 2 प्लस -2 -2, x2 को x में से, x1 में से और y2 को y1 में से माइनस करके स्क्वायर लेके जमा करके अंडर रूट लिया तो 4 आ गया। ठीक उसी तरीके से हमने बी सी और सी डी फाइंड किया। हमारे पास यहाँ पे तो ये 4 4 आ जाता है, और जो चौथा केस है आपका डी ए, उसमें भी डिस्टेंस आपका 4 आ जाता है। यानी कि जो कोलिनियर की कंडीशन थी कि अगर हमने स्क्वायर जनरेट करना है तो चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए, वो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर जाते हैं। और इससे मुराद ये है कि ये स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं जो कि कोलिनियर है। हेंस क्योंकि चारों का चारों डिस्टेंस आपस में सेम था, 4 आ जाता है उसका आंसर, यानी कि हमने उन चारों का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये आपस में इनका अगर डिफरेंट हम इनको चेंज करें इनके डायगोनल्स को, तो तब इनका डिस्टेंस कितना बनता है। अगर हम इनके डायगोनल्स का डिस्टेंस लें, जैसे कि यहाँ पे है AC, मतलब डायगोनल से मुराद आपकी क्रॉस डिस्टेंस है, जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ क्रॉस में जा रहा है, वो आपका डायगोनल्स कहला रहा है। हम उसका अगर डिस्टेंस लेते हैं, लेट्स सी के AC, तो हमारे पास वो √2 × 4 आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरे दो डिस्टेंस थे, लाइक के AB एंड BC, AB एंड BC, हम ये भी ले रहे हैं। हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि चारों के चारों पॉइंट नॉन क्लीनर हैं और एक ट्रायंगल जनरेट कर रहे हैं जो कि मेजर एंगल 90 का डिग्री का एंगल दे रही है। हम ये भी यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। हमने इनका भी डिस्टेंस ले लिया, AB + BC² + AC²। मेजर एंगल क्योंकि हमारे पास 90 का ऑलरेडी ही जनरेट यहाँ पे हो रहा है। इन दोनों का डिस्टेंस लेने के बाद हमें ये पता चला कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के सेम नहीं है। मतलब AC = BC² + AB²। ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला बनना था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिस्टेंस सेम होना था, लेकिन वो यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है। AC आपके पास 4 × √2 आ रहा है और AB + BC² आपके पास 32 आ रहा है। यानी कि ये पॉइंट्स आपस में नॉन कोलिनियर बन जाते हैं, लेकिन जब चारों पॉइंट स्क्वायर जनरेट कर रहे थे तब वो कोलिनियर थे। यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट गिवन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर आपकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। टोटल आपके पास 4 साइड्स हैं, 2 साइड्स ऊपर वाली या 2 साइडों वाली आपके पास वो पैरेलल होंगी, एक ही फॉर्म में होंगी, लेकिन होंगी थोड़ी सी टेढ़ी, टिल्ट होंगी। हम उसका डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास फिर से 4 पॉइंट होंगे, हम उन 4 पॉइंट का डिस्टेंस आपस में फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी कि AB, CD, AD और BC, हमने वो 4 पॉइंट्स हैं तो हमने उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। किसी पॉइंट का एक का डिस्टेंस AB का 4 आ रहा है, CD का 4 आ रहा है, AD का फिर √5 आ रहा है और BC का फिर √5 आ रहा है। इससे मुराद ये है कि कोई सी 2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं, 2 साइड हमें पैरेलल चाहिए थी, यहाँ पे वो तो चीज़ें हैं, तो इससे मुराद ये है कि ये पैरेललोग्राम जनरेट करेगी। यहाँ पे ये देखिए, इसने यहाँ पे पैरेललोग्राम जनरेट कर दी। ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं। इसी तरीके से ये साइड और ये साइड ये भी आपस में पैरेलल हैं। दोनों साइड ऊपर वाली और दोनों साइड साइडों वाली पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम डिफाइन कर रही है। यहाँ पे इसने जो पॉइंट्स दिए थे उनके डिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं। अब हम यहाँ पे डायगोनल्स का डिस्टेंस ले रहे हैं, AB और CD, AD एंड BC एंड AC। यहाँ पे जब इसका डिस्टेंस लेते हैं तो हमारे पास दोबारा से 4 एंड √5 ये पॉइंट्स बनते हैं। इससे मुराद ये है कि ये दोनों पॉइंट्स का 4 डिस्टेंस था जो कि हमने पीछे फाइंड आउट किया, ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस √5 था, ये भी हमने पीछे फाइंड आउट किया। आगे चलते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, जैसा कि डिस्टेंस फार्मूला है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम दो एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे हमने उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि दो एक्सट्रीम पॉइंट के मिड में शामिल है। कैसे? फ़र्ज़ करें आपने एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन है चाहे वो वर्टिकल लाइन है। आपने ड्रॉ करने के बाद उनका मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे? अभी बताता हूँ। लेट्स सी के P and Q be the two points on the x-axis, then the origin 0 0 and OP and OQ are equal points and are collinear। मतलब कि हमने जो इसके ऊपर जो पॉइंट्स लोकेट किए थे वो तो पहले तो बात ये होगी कि वो कोलिनियर हो गए, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर आ गए। दूसरी बात ये है कि OP इज इक्वल टू OQ, मतलब OP का डिस्टेंस और OQ का डिस्टेंस वो सेम है, ये भी कोलिनियर में है। आगे चलते हैं। अब हमने इस मिड पॉइंट फार्मूले को जनरेट करना है। यहाँ पे अगर हम इस प्लेन के ऊपर देखें तो हमारे पास दो मिड पॉइंट बन जाते हैं, एक ये और एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है। इसके अगर हम दरमियान का फासला अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले उस प्लेन के ऊपर उन पॉइंट्स को लोकेट करवाएंगे। लेट्स सी कि हमारे पास P and Q कोई भी दो पॉइंट है जो कि अपने अंदर x1 y1 और x2 y2 रिस्पेक्टिवली रखते हैं। हमने इनको प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। बेसिकली ये पॉइंट अगर देखे जाएं तो पॉजिटिव पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ होंगे, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं तो हमारे पास x1 और x, इसका फासला डेफिनेटली माइनस होके आएगा, और इसका फासला x1 x और x2 ये भी माइनस होके आएगा। इसी तरीके से y और y2 का फासला माइनस होगा, y और y1 का फासला ये भी माइनस होगा। इफ द लाइन सेगमेंट MN parallel to x-axis has its midpoint Rx, then x2 minus x1 is equal to x1 minus x1। मतलब कि जो दोनों के सेगमेंट हैं वो आपस में पैरेलल हैं तो दोनों डिस्टेंस आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस x1 और x1 माइनस x1, मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स का आपस में फासला फाइंड आउट हो रहा है। हम यहाँ से x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि मिड पॉइंट है दो पॉइंट्स के अंदर। अगर देखें इस x को उठा के हम यहाँ ले आए, इस x को यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2x, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। मतलब मिड में है तो दोनों जो फासले हैं उनको जमा करके अगर हम दो पे तकसीम कर दें तो हमारे पास मिड का पॉइंट का फार्मूला आ जाता है जो कि x एक्सिस का है। फिर देख लेते हैं हम इसको कि हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सेम पैरेलल लाइन के ऊपर थे, इसका भी डिस्टेंस था और उसका भी डिस्टेंस था, और दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल थे। जब वो दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल थे तो हमने वहाँ से x फाइंड आउट कर लेना है जो कि x1 प्लस x2 ओवर 2 के बराबर आता है। ठीक इसी तरीके से जब हमने y को फाइंड आउट करना है तो वो भी y1 प्लस y2 ओवर 2 आता है। मिड का फार्मूला है, मिड वाले पॉइंट का फार्मूला है ये। तो डेफिनेटली दो पॉइंट जो एक्सट्रीम एंड पे हैं उनको आपस में जमा करके अगर हम उनका हाफ डिस्टेंस ले लें, 2 से मुराद 1/2 से मुराद यही है ना, हाफ डिस्टेंस ले लें तो हमारे पास मिड का डिस्टेंस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के डेफिनेटली उसने हमारे पास x1 और x2, y1 और y2 कोई पॉइंट्स दिए होंगे। हमने उन पॉइंट्स की मदद से उसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सी कि उसने एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया और उसके पॉइंट्स दे दिए x1 x2 x3 x1 और y1 y2। वो हमें कहता है कि इनके आप मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लें तीनों के, यानी कि वो ये पॉइंट और ये पॉइंट। ट्राइंगल है ना, तीन साइड्स हैं, तीन जगहों पे तीन पॉइंट्स होंगे, उनके आगे से x1 y1 y2 x2 y2 x3 y3 तीन आगे से मजीद पॉइंट होंगे, सब पॉइंट्स उनके हैं। उनका जब वो मिड पॉइंट फार्मूला लगाता है तो डेफिनेटली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ये किसी एक वर्टिस का या किसी एक मिड पॉइंट का फार्मूला वो निकाल लेता है। यहाँ पे वो m1 x1 प्लस x2 ओवर 2 x2 y2 प्लस y1 ओवर 2 m1 की इक्वल है।
इसी तरह से m2 आपका x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2 ये आ जाता है आपका। तीनों के तीनों पॉइंट वो इसी तरीके से आपके फाइंड आउट कर लेता है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, आपने ट्राइंगल के 3 पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिए जो कि उनके मिड पॉइंट थे। क्या इस ट्राइंगल की जो लेंथ थी उनकी साइड्स भी इक्वल है? मसलन के जो इन मिड पॉइंट्स थे क्या उनका डिस्टेंस आपस में भी इक्वल है? इसको वो फाइंड करता है। m1 और m2 मतलब जो दो आपके पास पॉइंट थे m1 और m2 जो कि मिड पॉइंट थे, उनका आपस में ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है। मैं पिछली फिगर पे दोबारा जाता हूं। m1 m2 ये इधर का डिस्टेंस है। अब ये जो दो मिड पॉइंट्स हैं उनमें आपस का डिस्टेंस यहाँ वो दोबारा फाइंड आउट कर रहा है। इससे पहले वो इनके मिड पॉइंट्स निकाल चुका है, x1 प्लस x2 ओवर 2, x2 प्लस x3 ओवर 2, x3 प्लस x1 ओवर 2, x पॉइंट निकाल चुका है। इसी तरह y पॉइंट भी निकाल चुका है, y1 प्लस y2 ओवर 2, y2 प्लस y3 ओवर 2, y3 प्लस y1 ओवर 2। अब वो इसके मिड पॉइंट निकाल रहा है, तो मिड पॉइंट निकालते वक्त उसने m पॉइंट और m2 पॉइंट इसके लिए फिर दोबारा से वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया है जिसको हमने पीछे स्टडी किया था कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट। फिर वो यही फार्मूला लगाता है दोबारा से। यहाँ पे उसने ये फार्मूला लगाकर इनके लेंथ फाइंड आउट करने की अटेम्प्ट की है। उसने लेंथ फाइंड आउट की तो उसको पता चला कि जो डिस्टेंस m1 और m2 था वो 4 था, जो डिस्टेंस m2 और m3 था वो 5 था, और जो डिस्टेंस m1 m3 था वो 3 था। मतलब कि तीनों के तीनों जो डिस्टेंस हैं वो आपस में डिफरेंट हैं। एंड अब जो ट्राइंगल बन रही है वो आपकी स्केलन ट्राइंगल बन रही है। डिफरेंट ट्राइंगल के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अहम कंसेप्ट है जो इससे पहले किसी भी क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। मसलन कि आपने एक तो डिस्टेंस फार्मूला प्लस आपने मिड पॉइंट फार्मूला, एप्लीकेशन उसकी क्या क्या है कि आप उसकी लेंथ्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और आप उसके मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। जब आप उसकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो आप उसकी साइड्स को नोट करते हैं और उसके वर्टिसेस को नोट करते हैं। उसकी मदद से आप अपनी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन के ऊपर कि आपकी फिगर पैरेललोग्राम थी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल थी या स्क्वायर थी। इसी तरीके से आप मिड पॉइंट फार्मूले से आपने कोई फिगर जनरेट कर ली, उसके बाद उसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करके आपने मिड पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करके ये देख लिया कि अब वो फिगर जो आपके पास बन रही है वो किस किस्म की ट्राइंगल है। मसलन कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है या कोई और ट्राइंगल है। मतलब हैं तो दो फार्मूले लेकिन इनका एरिया ऑफ एप्लीकेशन फिगर्स की फॉर्मेशन को जनरेट करता है कि आपके पास कौन कौन सी फिगर जनरेट होगी, क्या क्या उनकी साइड्स होंगी, क्या क्या उनके लेंथ्स होंगे, क्या क्या उनकी डिस्टेंस होंगे। इसी तरीके से ये दोनों फार्मूले अपनी अपनी नौइयत के एतबार से काफ़ी अहमियत रखते हैं और यहीं पे नहीं हायर क्लासेस के अंदर भी आपके ये फार्मूले बार बार रिपीट होंगे, बार बार इनकी एप्लीकेशन होगी, बार बार इनको यूटिलाइज़ किया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकें। क्योंकि ये बेसिक्स फार्मूले हैं, जो अगले फार्मूले जितने भी बनेंगे वो यहीं से जनरेट होके आगे बनेंगे। यहाँ पे अपने हम इस चैप्टर का इख्तिताम करते हैं। ज्योमेट्री का ये पहला चैप्टर है लेकिन क्लास 9 के मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 9 है। इसी चैप्टर की बेस के ऊपर आपके पूरे ज्योमेट्री के अगले चैप्टर हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझा होगा और अपने क्वेश्चंस करके अपने कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर करेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर हूँगा इससे अगले चैप्टर पे, हम उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।